ट्वेल्थ के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अगला चैप्टर मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच का अभिप्राय है वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति जैसे रबड़ लोचदार होती है, जो कि दबाव बढ़ने पर बढ़ जाती है और दबाव हटा लेने पर अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। आपने देखा होगा कोई एक रबड़ देखते हैं, जैसे हम रबड़ को अगर खींचें, यानी कि बढ़ाई अगर उसकी उतर दो वो तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है वो। अब ऐसे अगर आप बिना दबाव हटे दो तो वो एक उंगली के बराबर होती है, 5 इंच के या 10 इंच के बराबर होगी। लेकिन जैसे ही आप उसको खींचेंगे तो वो बढ़ के काफ़ी बड़ी लंबी हो जाती है, और तो उससे हमें यह पता लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी, वास्तव में वो कितनी बड़ी लंबी है। तो यही बात मांग की लोच से अभिप्राय है कि वस्तु में घटने वाली या बढ़ने वाली जो प्रवृत्ति है वो कितनी है, कितनी बढ़ सकती है, यानी कितने प्रतिशत बढ़ सकती है, या कितनी प्रतिशत बढ़ सकती है, या उसमें कितनी बढ़ोतरी, कहाँ तक बढ़ोतरी हो सकती है। लोच दो बातों पर निर्भर करती है कि वस्तु का स्वभाव और उस पर पड़ने वाले मांग के दबाव का। जो भी हमारी लोच होगी दो बातों पर निर्भर करेगी कि वस्तु का स्वभाव किस तरह का है। वस्तु का स्वभाव इस तरह का है कि उसकी अगर लोच बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, और एक बात उसमें ये देखनी होगी कि उसका दबाव कितना पड़ रहा है, उस हिसाब से वो बढ़ रही होगी। मान लीजिए आप रबड़ में आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे, थोड़ा सा बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे ज़्यादा बढ़ लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे तो टूट जाएगी। तो यही चीज़ हमारी मांग की लोच के संबंध में बिल्कुल रबड़ से संबंधित है। जिस तरह से रबड़ में लोच होती है उसी तरह की मांग की लोच भी कह सकते हैं। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित होती है। आपने देखा ही है कि उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित, अगर वो वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही होगी, और कीमत बढ़ रही है तो बढ़ रही होगी तो मांग घट रही होगी, जबकि कीमत घट रही होगी तो मांग बढ़ रही होगी। तो वही बात है, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित होती रहती है, किंतु सभी परिस्थितियों में मांग के परिवर्तन की मात्रा समान नहीं होती। लेकिन हमने क्या देखा, किसी परिस्थिति में तो बहुत बढ़ रही है और किसी परिस्थिति में बहुत कम बढ़ रही है। तो मांग में परिवर्तन की जो मात्रा है वो एक समान नहीं होती। मांग का नियम यह नहीं बता पाता था कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, यानी कितना परिवर्तन होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, या कितने प्रतिशत बढ़ेगी, या कितनी मात्राएं बढ़ेंगी, ये नहीं बता पाता था। लेकिन क्योंकि मांग का नियम गुणात्मक कथन है, कैसा कथन है ये, गुणात्मक, और मांग का कथन कैसा था, मांग का नियम कैसा था, गुणात्मक कथन था, यानी कि उसकी वो ये बता सकता था कि बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा, कितनी मात्राएं बढ़ेंगी, ये नहीं बता पाता। लेकिन मांग का नियम गुणात्मक कथन है, जबकि मांग का लोच जो है वो मांग, उसका नियम कैसा है, परिणात्मक, यानी कि वो परिणाम बताएगा कि कितना बढ़ेगी, प्रतिशत में बढ़ेगी, क्वांटिटी में बढ़ेगी, ये चीज़ परिणात्मक कथन, यानी कि मांग का लोच क्या बताएगा, परिणात्मक, परिणाम बताएगा उसका कितनी बढ़ेगी, वो ये करने का प्रयास है। ये निश्चित बात है, ये पूरी तरह से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही बताएगा, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक वो सही बताएगा। क्या बताएगा, मांग का लोच ये सही बता देगी कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, या कितने प्रतिशत उसकी कितनी क्वांटिटी बढ़ सकती हैं, ये बता सकता है बहुत कुछ। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसके मांग में हुई परिवर्तित मात्रा को बताती है, जबकि अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें यहाँ पर भी वही बोल होगी, अन्य बातें समान रहने पर ही ऐसा होगा। लेकिन हमारा मांग का नियम तो क्या बताएगा कि कितना हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, ये कैसा परिवर्तन हुआ, मतलब बढ़ा या घटा। लेकिन मांग का नियम, लोच का नियम क्या बता सकता है कि कितना परिवर्तन हुआ, कितनी उसकी मात्रा परिवर्तित हुई, ये कहलाता है मांग की कीमत लोच। अब आगे बात करते हैं मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच की परिभाषा के बारे में।
मार्शल के अनुसार, इसमें जो मार्शल हैं उन्होंने ये परिभाषा दी है कि मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। यहाँ पर वो क्या बता, मार्शल ने जो बताया वो कह रहे हैं कि मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में यानी कि कम अनुपात में परिवर्तन होगा, उसका अनुपात परिवर्तन का अनुपात कम होगा या ज़्यादा होगा, ये उसकी मांग पर आधारित होगा। यानी कि उसकी मांग किस तरह की है ये उस बात पर निर्भर करता है। सैमुअलसन ने जो बताया परिभाषा दी वो क्या कहते हैं, मांग की लोच का विचार कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार मांग के प्रति क्रियात्मक अंश को बताता है। सैमुअलसन जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि मांग की लोच का जो विचार है वो कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप आया। पहली बात तो उन्होंने ये बताई, कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा परिवर्तन के अंश अर्थात मांग में प्रतिक्रियात्मक के अंश को बताता है। यानी कि उसमें मांग में किस तरह का परिवर्तन होगा, किस तरह की क्रिया होगी, उसके अंश को वो बताएगा। कितना अंश बढ़ेगा, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर और उसकी वस्तु की मांग अगर घटती है तो कितनी घटती है, कितने प्रतिशत घटती है, कितनी क्वांटिटी में घटती है, यही चीज़ मांग का लोच बताता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुमान है। कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन या उस वस्तु के मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुमान है मांग की। ठीक है, तो हम क्या कह सकते, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं, तथा उस मांग की मांग में होने वाले और जो उस मांग की वस्तु की मांग है उसमें होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात हमें यहाँ पता लग जाता है मांग की लोच से। तो मांग की लोच हम एक सूत्र के रूप में बता सकते हैं, क्या, मांग की लोच बराबर हो गई मांगी गई मात्रा में अनुपातिक यानी कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। जितना कीमत में अनुपातिक परिवर्तन हुआ उसका भाग दे देंगे मांगी हुई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन में, तो हमारे पास मांग की लोच निकल कर आ जाएगी। इसको हम एक सूत्र से इस तरह भी लिखा सकते हैं, ईडी मांग की लोच को हम कह सकते हैं Q बटे Q बराबर होगी Q बटे Q इंटू P अपॉन P। यहाँ Q का मतलब है मांग में परिवर्तन तथा Q का मतलब है आरंभिक मांग, और P का मतलब है कीमत में परिवर्तन तथा P का मतलब है आरंभिक कीमत। इस तरह से हम यहाँ मांग की लोच निकाल सकते हैं। अब एक और देखते हैं, मांग की लोच की श्रेणियाँ, यानी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 प्रकार की ये श्रेणियाँ हो सकती हैं, 4-5 प्रकार की मांग की लोच श्रेणियाँ। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, सापेक्ष लोचदार मांग, सापेक्षित बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग यानी कि यूनिट के आधार पर, पूर्ण बेलोचदार मांग और पूर्ण लोचदार मांग। 5 प्रकार की लोच की श्रेणियाँ हम यहाँ बता सकते हैं। सापेक्षित यानी कि इलेक्ट्रिक डिमांड, सापेक्षित लोचदार मांग, सापेक्षित बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग यानी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, पूर्ण बेलोचदार मांग और पूर्ण लोचदार मांग। तो हम सबसे पहले बात समझते हैं सापेक्षित लोचदार मांग क्या चीज़ होती है। रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षित लोचदार मांग कहते हैं। क्या मतलब, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन, यानी कि कीमत में परिवर्तन तो हुआ थोड़ा सा लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन हो गया ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे सापेक्ष लोचदार मांग, यानी उस वस्तु की में सापेक्षित लोचदार मांग है।
इसको हम डिफाइन करेंगे ए क्यू बटा क्यू बटे छोटी होगी ए पी बटा पी से। ए क्यू बटा क्यू छोटी होगी बटे ए पी बटे पी से। यहाँ क्यू का मतलब वही है क्वांटिटी, यानी कि हमने क्या मांगा मांग, और पी का मतलब है प्राइस। ठीक है, दूसरे शब्दों में मांग का अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन हुआ है वो छोटा हुआ कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से। देखिए इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, ये प्राइस है, यहाँ पर हमने क्वांटिटी का ले रखा है ओ एक्स अक्ष पर, ओ एक्स रेखा क्वांटिटी बता रही है और ये ओ वाई प्राइस बता रही है। प्राइस देखिए पहली स्थिति में प्राइस 4 रुपये और 4 से क्वांटिटी थी 15 की। 4 पर क्या था, 15 की क्वांटिटी मांगी जा रही थी, यानी डिमांड कितने की थी, 15 यूनिट की। बाई लीजिए प्राइस बढ़ गया, 5 पर आ गया, तो ये प्राइस क्वांटिटी कम हो गई 10 की। अब देखिए प्राइस तो हुआ केवल इतना, प्राइस कितना कम हुआ, 1 रुपया, लेकिन डिमांड कितनी कम हो गई, 5 यूनिट। तो यही कहलाती है मांग में मान का आनुपातिक परिवर्तन क्या हुआ, कम ज़्यादा हो गया, मान का आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा हो गया, जबकि कीमत का आनुपातिक परिवर्तन कम था हुआ। कीमत का आनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ, सिर्फ 1 का हुआ, और मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना हो गया, 5 का। तो यही कहलाता है सापेक्षित या लोचदार मांग। ठीक है, अब एक और आगे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं और क्लियर होगा इससे। जब एक वस्तु की कीमत ₹5 प्रति इकाई से बढ़कर 6 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो उसकी मांग 20 इकाई से घटकर 10 इकाई हो जाती है। वस्तु पर होने वाले व्ययों की तुलना कर यह निर्धारण कीजिए कि मांग लोचदार है या बेलोचदार है। आप दे रखा है प्राइस कितना हुआ 5, क्वांटिटी कितनी हुई 20, तो टी ई यहाँ निकल कर क्या निकल के आया, पी इंटू क्यू, यानी कि 20 पंजे 100, तो सीधा 100 निकल आया, और 6 इंटू प्राइस 6, क्वांटिटी खरीदने मांग हुई 10 की, इसका मतलब टी ई यानी पी प्राइस और क्वांटिटी का योग कितना निकला, 60 रुपये। जब कीमत 5 से बढ़कर 6 होती तो कुल व्यय 100 रुपये से घटकर कितना रह जाता है, 60 रुपये रह जाता है। यहाँ पहले कुल खर्च कितना हो रहा था, 100 रुपये हो रहा था, अब कितना खर्च हो रहा है, केवल 60 रुपये ही तो खर्च हो रहा है, क्योंकि 6 रुपये पर मांग कितनी हो रही है, 10 यूनिट की, तो इसका मतलब 60 रुपये खर्च हो रहे हैं। और पहले कितने खर्च हो रहे थे, 5 रुपये, 5 यूनिट रेट था, तब 20 यूनिट खरीदी जा रही थी, तो 100 रुपये खर्च हो रहे थे। यही बात, जब कीमत 5 से बढ़कर 6 रुपये होती तो कुल व्यय 100 से घटकर 60 हो जाता है। वस्तु की कीमत और कुल व्यय के बीच विपरीत संबंध है, इसलिए वस्तु की मांग लोचदार अर्थात इकाई से अधिक है, यानी कि इकाई से अधिक है। ईडी इसको हम कहते हैं, ईडी बड़ा होगा 1 से, तो इसको कहते हैं, ये कहलाती है सापेक्ष इकाई। अब बात करते हैं सापेक्ष दूसरी वाली मांग की, सापेक्ष बेलोचदार मांग, रिलेटेड इनलेसिसिट डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्ष बेलोचदार मांग कहा जाता है। अर्थात कीमत का अनुपातिक परिवर्तन कम होगा अपेक्षाकृत मांग के अनुपातिक परिवर्तन के। जो मांग का अनुपातिक परिवर्तन क्या होगा, वो कम होगा अपेक्षाकृत कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के। उसको एक ग्राफ से समझते हैं, और इसको कह सकते हैं पी बटे पी छोटा होगा क्यू बटे क्यू से। इसका डिमांड ड्राफ्ट ऐसा होगा। अब क्या स्थिति होगी, बाई पर प्राइस है और क्यू ओ एक्स पर क्वांटिटी है। अब मान लीजिए प्राइस 2 रुपये था, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 2 रुपये का पर क्या स्थिति थी, Q2 मांगकारी थी, यानी कि 5 मांगे जा रही थी। ठीक, जब प्राइस बढ़कर 10 हो गया, प्राइस कितना हो गया अब 10, लेकिन अब ऐसी स्थिति में मांग कितनी हो गई, 4 की हो गई।
4 यूनिट की हो गई। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ प्राइस तो 2 से बढ़कर 10 हो गया है, 10 से घटकर 2 हो गया, ठीक है। या तो बढ़ेगा भी तो बढ़ा ज़्यादा, घटा भी तो घटा ज़्यादा, लेकिन मांग में परिवर्तन क्या हुआ, मांग में परिवर्तन कम हुआ है। देखो मांग में बस सिर्फ 1 यूनिट की कमी आई, जबकि इसमें कितनी यूनिट की कमी आ गई, 8 रुपये की। प्राइस में 8 रुपये की कमी आई, लेकिन मांग में कितनी कमी आई, सिर्फ 1 यूनिट की। तो यही कहलाती है सापेक्षक बेरोजगार मांग। यानी कि ये वस्तु ऐसी है, अगर उसके रेट बढ़ गए तो उसको, जैसे नमक है, अगर रेट घट गए तो उसका ऐसा नहीं है मांग बढ़ जाएगी। जैसे नमक, आप इसको एक टॉप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि एक नमक, जैसे नमक वस्तु है, मान लीजिए उसके रेट 10 रुपये किलो से घटकर 2 रुपये हो जाए, तो क्या हम उसको बहुत अधिक मात्रा में खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जितना यूज होता है उतना ही खरीदेंगे। क्योंकि ऐसा नमक को इस तरह से नहीं रखा जा सकता कि आप भर के रख लें अपने यहाँ, है ना। तो यही चीज़ है। तो इस नमक, इस तरह की वस्तु को हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।